हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सफलता बैच एनटीपीसी एसएससी और अदर वनडे एग्जाम के लिए जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, इसमें आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के थर्ड लेक्चर पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले इस टॉपिक के हम दो लेक्चर कवर कर चुके हैं। तो जो भी अभी न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले जाके आप फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को देखिए, देन आप इस लेक्चर को देखिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। अभी तक हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किस किस ऑर्गन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ब्लड क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब के बारे में चर्चा करनी। तो पिछले लेक्चर में हमने आरबीसी को फिनिश किया था, जैसा कि आप देखेंगे। ये हमने देख लिया था कि आरबीसी से संबंधित जो बीमारियां वगैरह हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है डब्ल्यूबीसी से, व्हाइट ब्लड सेल से। चलिए, तो हम अपने टॉपिक को बढ़िया और डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं हम श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स, या हम इनको कार्पियोस्कल्स भी बोल सकते हैं, यानी कणिकाएं भी बोल सकते हैं। सबसे पहले वही, इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों? तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, जिसमें ल्यूको का मीन होता है व्हाइट इन कलर, एंड साइट का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका। अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनका कलर कैसा हो, सफेद हो, ऐसी हमारी रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी कहलाती हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल कहलाती हैं। व्हाइट ब्लड सेल का खोजकर्ता अगर देखोगे तो एंडल और एडिसन को माना जाता है, यानी जो डब्ल्यूबीसी है उनकी खोज एंडल और एडिसन ने की थी। आप कमेंट में बताएंगे कि आरबीसी की खोज किसने की थी, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इनका जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों, ये येलो बोन मैरो में होता है। पीली अस्थि मज्जा में इनका फॉर्मेशन निर्माण होता है। इनकी अगर संख्या की बात करेंगे तो 8 to 10,000, 8 से 10,000 होती है इनकी संख्या व्हाइट ब्लड सेल की। अगर आप इनके जीवन काल की बात करोगे, लाइफ स्पेन की, कि निर्माण होने के बाद ये कितने समय तक जीवित रहती हैं, तो बेसिकली आप 2 to 4 डेज या 10 से 13 दिन याद रखेंगे फ्रेंड्स। दोनों ही ऑप्शन में होंगे तो हम 2 से 4 दिन को टिक करेंगे। अगर सिंगल होगा तो हमें ये भी याद रखना होगा कि 2 से 4 दिन भी हो सकता है और 10 से 13 दिन भी हो सकता है, जो कि अलग अलग बुक्स में बताया हुआ है। बेसिकली आप ज्यादा जोर जो देंगे वो 2 से 4 दिन पर ध्यान देंगे। अब इनका लाइफ स्पेन हुआ तो इनकी जो डेथ होती है फ्रेंड्स, ये होती है ब्लड में। तो आप बताएंगे कमेंट में कि आरबीसी की डेथ कहाँ हो रही थी। क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल इनकी डेथ जो है ब्लड में होती है, तो इनका रीजनरेशन भी ब्लड में ही होता है, इनकी पुनर्निर्माण भी रक्त में ही होता है। और हमने देखा था कि जो हमारी आरबीसी थी उनके अंदर न्यूक्लियस अनुपस्थित होता था, लेकिन हमारी जो डब्ल्यूबीसी है फ्रेंड्स, इनके अंदर जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। इसके आकार की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है वो इरेगुलर होता है, अनियमित। या हम कह सकते हैं लाइक एज अमीबा, जैसा अमीबा का आकार होता है वैसा ही डब्ल्यूबीसी का आकार होता है, शेप होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? अगर देखिए, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा टोटल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो आप बताएंगे 5। लेकिन अगर वो पूछता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, यानी कणों के आधार पर डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, तो हम बताएंगे 2 प्रकार की होती है, कणिकामय और कणिकामय। चलिए पहले हम इसको समझते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि इनके बारे में आप क्या चीजें याद रख सकते हो। देखिए, डब्ल्यूबीसी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइट कणिकामय, या अग्रेन्युलोसाइट अकणिकामय। यानी ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनकी सरफेस पर छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, उनको हम कणिकामय डब्ल्यूबीसी कहते हैं। जबकि ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनकी सरफेस पर कोई भी आपको ग्रेन्यूल कण दिखाई नहीं देगा, इस प्रकार की डब्ल्यूबीसी को हम अकणिकामय डब्ल्यूबीसी कहते हैं। अगर अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो ये कणिकामय डब्ल्यूबीसी अगेन फर्दर डिवाइड है 3 टाइप में, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये तीनों की तीनों जो डब्ल्यूबीसी हैं वो कणिकामय डब्ल्यूबीसी हैं, इनकी सरफेस पर छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स पाए जाते होंगे। जबकि जो अकणिकामय डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, विच इज मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब बात करते हैं, तो इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कितना हो गया, 1 एसिनोफिल, 2 बेसोफिल, 3 न्यूट्रोफिल, 4 मोनोसाइट एंड 5 लिम्फोसाइट। तो टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कितना हो गया ह्यूमन बॉडी में? आप बताएंगे देयर आर 5 टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी टोटल। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, तो आप बताएंगे 2 टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट अग्रेन्युलोसाइट। पूछा जाएगा ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की होती है। तो ऐसे सारे फैक्ट आपको इस चार्ट से याद रखने हैं। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, इनकी क्वांटिटी के बारे में, मात्रा के बारे में। तो देखिए, पांचों की पांचों डब्ल्यूबीसी में 2 से 3% पाई जाती है एसिनोफिल,
0.5 से 0.1 से 0.5% मिलती है बेसोफिल। 60 to 65% होता है न्यूट्रोफिल। 6 to 8% यानी 6 से 8% होता है मोनोसाइट। और 20 to 25% यानी 20 से 25% होता है लिम्फोसाइट। यानी आप पांचों डब्ल्यूबीसी में देखेंगे तो सबसे कम संख्या किसकी है, बेसोफिल की, इसलिए हमने बोला है मिनिमम। अगर आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी की संख्या न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, तो आपका जवाब होगा बेसोफिल। वहीं आप यहाँ पर देखेंगे कि अधिकतम कौन सी होती है, मैक्सिमम कौन सी होती है, तो न्यूट्रोफिल। 60 to 65% जो डब्ल्यूबीसी होती है वो न्यूट्रोफिल ही होती है। इसी बिहार पे आप आगे देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा पांचों की पांचों डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो हम बताएंगे मोनोसाइट। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन बॉडी। वहीं अगर स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट इज द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन बॉडी। ये डिफरेंशिएट हो गया, फैक्ट हो गए ये सारे। अब देखेंगे अगर आप एसिडिक डाई लेते हैं, अम्लीय डाई लेते हैं, तो अम्लीय डाई पर अगर आप पांचों डब्ल्यूबीसी को डालते हैं, समझ पा रहे हैं? जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं यहाँ पे, देखिए। जैसे मान लीजिए ये एक एसिडिक डाई है। इस एसिडिक डाई पे आपने डब्ल्यूबीसीओ को, आपने अपना ब्लड जो है डाला। अगर एसिडिक डाई पर कोई डब्ल्यूबीसी ऑरेंज कलर दी जाती है, नारंगी कलर दी जाती है, तो हमें ये मान लेना है कि वो डब्ल्यूबीसी कौन सी है, वो एसिनोफिल है। कहने का मतलब है अम्लीय डाई पर जो डब्ल्यूबीसी ऑरेंज कलर देती है, नारंगी कलर देती है, वह एसिनोफिल कहलाती है। वहीं बेसिक डाई यानी क्षारीय डाई पर जो डब्ल्यूबीसी ब्लू कलर देती है, नीला कलर देती है, उसको हम बेसोफिल बोलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चाहे एसिडिक डाई हो या बेसिक डाई हो, अगर कोई डब्ल्यूबीसी कोई भी कलर नहीं दे रही है, दैट इज हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, न्यूट्रोफिल है, क्योंकि ये रंगहीन होती है। क्लियर है? बाकी इनको समझने का आसान ये है कि इनके ऊपर कण नहीं पाए जाते हैं, यानी अग्रेन्युलोसाइट है ये। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस के आधार पर बात करते हैं, केंद्रक के आधार पर बात करते हैं, तो हम डब्ल्यूबीसी को किस प्रकार से पहचानते हैं? मान लीजिए अगर आपको पहचानना होगा कि कौन सी डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के आधार पर, तो कैसे बताएंगे? इस आधार पर आप देखिए केंद्रक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिनोफिल के न्यूक्लियस के बारे में। ये डब्ल्यूबीसी है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। दोस्तों ये बाइलोब्ड है, द्विपाली है, लेकिन ये स्मॉल, छोटे साइज में है। तो जब बाइलोब्ड हो न्यूक्लियस और छोटा सा साइज हो उसका, यानी द्विपाली हो और छोटा आकार में हो, तो समझ जाना वो न्यूक्लियस किसका है, एसिनोफिल का है। आगे देखेंगे, अगेन फिर से बाइलोब्ड हो, लेकिन इस बार साइज उसका बड़ा हो, मतलब द्विपाली हो केंद्रक, लेकिन बड़ा आकार में हो, तो समझ जाना वो बेसोफिल है। यदि न्यूक्लियस के अंदर छल्ले, रिंग्स पाए जाते हो और उनमें 5 छोटे छोटे से रिंग्स होंगे, छोटे छोटे से, यानी हम कह सकते हैं 5 न्यूक्लियस जिसमें होंगे, इस प्रकार की डब्ल्यूबीसी कहलाती है न्यूट्रोफिल। जिसमें किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होगा वो मोनोसाइट, और जिसमें एक बिग या सर्कुलर न्यूक्लियस होगा तो समझ जाना वो लिम्फोसाइट है। तो ये हम केंद्रक के बेसिस पर बताएंगे कि डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा भाई डब्ल्यूबीसी कौन सी है जिसका केंद्रक एक किडनी के आकार का होता है, तो देन हम आंसर देंगे मोनोसाइट। अगर आपसे पूछा जाएगा रिंग शेप में पाई जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी वो क्या कहलाती है, न्यूट्रोफिल, है ना? तो ये आपको देख लेना है, यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो मैंने एक ही जगह कंसाइज करने का प्रयास किया है। तो हम कलर में देख लिया, परसेंटेज मात्रा हो गई, स्मॉल हो गई, मैक्सिमम हो गई, ये सारी बातें हमने इसमें अपने चार्ट में कर लिया है। क्लियर है? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। फ्रेंड्स, अगर हम डब्ल्यूबीसी के कार्य करते हैं तो इसको आपको समझने के लिए ये चीज ध्यान देनी होगी कि जो 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, अगर हम पांचों के कार्य पढ़ लेंगे तो हम ये मानेंगे कि हमने डब्ल्यूबीसी के ही कार्य पढ़ लिए। तो सबसे पहले हम बेसोफिल के कार्य बात करते हैं। बेसोफिल क्या करता है? दोस्तों सबसे पहले तो ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कराता है। इन्फ्लामेटरी मतलब इसको बोलते हैं, बेसिकली सूजन प्रतिक्रिया बोलते हैं इसको, स्वेलिंग आ जाती है जो, उसके लिए। क्या मतलब है यहाँ पे देखिए, एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट कॉज रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ एन एरिया, यानी एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है जो क्या करती है, शरीर के किसी भाग के ऊतकों में लालिमा और सूजन का कारण बनती है। बेसिकली इसमें बताया जाता है कि मान लीजिए स्लैब, किसी व्यक्ति के गाल पर एक स्लैब पड़ा, थप्पड़ पड़ा, तो वहां पर क्या क्या चीजें होंगी, उसी को इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कहते हैं। जैसे जैसे ही चोट लगेगी तो उसमें पहला जो कार्य होगा वो, वहां पर लालामी आएगी, रेडनेस आएगी, रेडनेस के बाद वहां पर स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग के अलावा वहां पर हीट होगी, और साथ में वहां पर पेन होगा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन।
ठीक है। इसके अलावा ये जो बेसोफिल है ये मास्ट कोशिकाओं का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ मास्ट सेल। क्या होती है मास्ट कोशिकाएं? दोस्तों हमारे शरीर में मास्ट कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो एलर्जिक या एलर्जी कॉज कराती हैं, यानी एलर्जी अभिक्रियाएं कराती हैं। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की जो एलर्जी है उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मास्ट कोशिकाएं। और इन मास्ट कोशिकाओं का जो निर्माण है, जो फॉर्मेशन है, वो बेसोफिल करता है। क्लियर है? इसके अलावा ये 3 प्रकार के केमिकल्स का सीक्रेशन करता है। 3 प्रकार के रसायनों का स्राव करता है, विच इज हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटाइन। अब देखिए हेपेरिन क्या है? हम सब जानते हैं इट इज एंटी कोएगुलेटिंग फैक्टर है ये, थक्का रोधी कारक। यानी ये हमारे शरीर के भीतर क्लॉटिंग नहीं होने देता है इनसाइड ह्यूमन बॉडी या इनसाइड एनी लिविंग बॉडी। किसी भी जीव या जंतु के भीतर हिपेरिन जो है वह थक्का रोधी कारक का काम करता है, यानी शरीर के भीतर क्लॉट नहीं होने देता है नेक्स्ट है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है? मैंने बताया एलर्जिक रिएक्शन कराता है ये। एलर्जी अभिक्रियाएं जो हमारी ये कोशिकाएं हैं उन्हीं में हिस्टामिन पाया जाता है, तो ये एलर्जी अभिक्रियाएं कराता है। एलर्जी अभिक्रियाओं में ये करता क्या है, जो ब्लड वेसल्स होती है, हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनका आकार बढ़ा देता है ये। तो सेरोटोनिन क्या करता है? ये जो बड़ी हुई रक्त वाहिकाओं का जो साइज बड़ा हुआ है उसको नॉर्मल कर देता है, अगेन नॉर्मल कर देता है। जैसे आप कोई भी दवा खाते हैं जो एंटी एलर्जिक होती है, तो उसको खाने के बाद आपकी ब्लड वेसल जो है वो नॉर्मल साइज में आ जाती हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है ये कराता है बेसोफिल। तो बेसोफिल के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा एसिनोफिल। ये परजीवियों को नष्ट करता है, जितने भी पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट मतलब जो किसी सजीव या लिविंग बॉडी की सरफेस पर या उसके अंदर रहकर ब्लड को सक करते हैं। इस प्रकार के जो एनिमल्स या जो जीव होते हैं उनको हम परजीवी बोलते हैं। तो इन परजीवियों, क्योंकि ये परजीवी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे राउंड वॉर्म हमारे पेट के अंदर हमारे स्टमक में पाया जाता है। तो अगर राउंड वॉर्म होगा हमारे स्टमक में जो कि एक पैरासाइट है, तो हम जो भी खाना खाएंगे वो खाना का जो न्यूट्रिएंट है वो हम हमारे शरीर को नहीं मिलेगा। वो जो है ये पैरासाइट ही अपने अपने अंदर ये ले लेगा। तो कहने का मतलब है इन परजीवियों को नष्ट करने का कार्य एसिनोफिल करता है। मोनोसाइट क्या करती है? इसको दोस्तों गार्बेज ट्रक बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का, या क्लीनर सफाई कर्मी बोलते हैं। क्योंकि ये भी क्या करता है, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को या वायरस को किल करने का कार्य करता है मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट की समझ लेते हैं। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप का होता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने प्रकार का होता है हम बताएंगे, 2 प्रकार का, टी एंड बी। टी का मतलब होता है ऐसा लिम्फोसाइट जिसका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में हुआ हो, बट वो मेच्योर थाइमस ग्लैंड में हुआ हो, इसलिए उसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। और बी लिम्फोसाइट का मतलब है जिसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में हुआ हो और जो मेच्योर भी बोन मैरो में होता है, ऐसी लिम्फोसाइट को हम बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, जो टी लिम्फोसाइट है ये वायरस को यानी विषाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। एंड ये डिस्ट्रॉयड होता है एचआईवी एड्स के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसमें उसका जो टी लिम्फोसाइट है उस वो खत्म कर देगा, कहने का मतलब है। तो अब ये जैसे ही टी लिम्फोसाइट खत्म हो जाएगा तो ये वायरस को नहीं मार पाएगा, और वायरस हमारे शरीर पर हावी हो जाएगा, जिससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। और जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, यानी प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। तो ये जो हमारी 4 डब्ल्यूबीसी हमने इनके कार्य देख लिए, और यही सारे कार्य हमारे डब्ल्यूबीसी के हो रहे हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट मिलके क्या करते हैं। दोस्तों न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिलके एक प्रोसेस कराते हैं जिसका नाम है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, यानी भक्षणकारी प्रक्रिया। क्या होता है इसमें समझ। ये हमारी एक डब्ल्यूबीसी, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स। ये हमारी डब्ल्यूबीसी है। इनके अंदर जो व्हाइट आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है ये इसका साइटोप्लाज्म है। रेड कलर से जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए ये न्यूक्लियस है। और ये जो आपको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का, ये फॉरेन पार्टिकल या कोई वायरस है जो हमारे शरीर के अंदर एंटर किया है। तो अब ये क्या प्रोसेस होती है और क्या होगा इसमें, ये समझते हैं हम। तो जैसे ही हमारे शरीर के भीतर कोई फॉरेन पार्टिकल या वायरस एंटर करता है, तो हमारा जो न्यूक्लियस है डब्ल्यूबीसी का, ये अपने साइटोप्लाज्म को आदेश देगा कि तू अब एक्सपेंड कर, तू फैल अब। फैलना किस लिए है? ताकि ये फैलकर इस वायरस के पास पहुंच सके। तो न्यूक्लियस का आदेश मानेगा इसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म अब फैलना स्टार्ट करेगा, एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा, और ये बनाएगा सबसे पहले स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स लेग्स, यानी झूठे पैर। ये फॉल्स लेग्स बनाएगा ताकि ये इंगल्फ कर सके इसको, वायरस को। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, इस वायरस को एंगल्फ कर लेगा पूरी तरह से अपने स्यूडोपोडिया के भीतर। और ये सारा कार्य कौन कर रहा है? न्यूक्लियस का आदेश दे रहा है अपने साइटोप्लाज्म को। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इसने एंगल्फ कर लिया, इसका भक्षण कर लिया।
और नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी वो क्या करेगा, ये जो डब्ल्यूबीसी है इसके अंदर अभी अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। नॉर्मल शेप में आने के बाद अपन जो जो न्यूक्लियस है ये यहाँ से लाइसोसोम छोड़ेगा। लाइसोसोम में पाए जाएंगे डाइजेस्टिव एंजाइम जो इस बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे या इसको किल कर देंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ है फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फेगोसाइटिक प्रोसेस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस स्यूडोपोडिया इंगल्फ और लिखा किल द वायरस बाय इट्स लाइसोसोम एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो लाइसोसोम है एवं पाचक एंजाइम होते हैं उसके द्वारा विषाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं दोस्तों फेगोसाइटिक प्रोसेस। अच्छा, यानी इसने इस वायरस से क्या किया, हमारे बॉडी की रक्षा की। इसलिए इस डब्ल्यूबीसी के कुछ और नाम है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इसको फाइटर सेल बोलते हैं, लड़ा ना ये इससे, तो इसको लड़ाकू कोशिका बोलते हैं। बॉडी गार्ड सेल जो कि हमारे शरीर की रक्षा करता है इसलिए इसको रक्षक कोशिका भी बोलते हैं। एंड सोल्जर सेल इसको सैनिक कोशिका भी बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों मोनोसाइट और लिम्फोसाइट मिलकर भी एक काम करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये आपको पॉइंट नोट डाउन करने के लिए दिया है कि मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट फॉर्म एडवांस लेवल इम्यूनिटी, यानी एक अग्रिम स्तर की प्रतिरक्षा बनाती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट मिलकर फॉर फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए, बाय मेकिंग मेमोरी सेल, याददाश्त कोशिकाओं के द्वारा। यानी भविष्य में एक बार ये जिस भी वायरस और बैक्टीरिया को देख लेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, भविष्य में कभी भी ऐसा वायरस हमारे ऊपर अटैक करता है तो उसके लिए वो मेमोरी सेल बना के रखे हुए, यानी भविष्य में वो उसके लिए पहले से ही तैयार रहेगा, रेडी रहेगा लड़ने के लिए। तो यही लिखा है मोनोसाइट एवं लिम्फोसाइट मिलकर अग्रिम स्तर की प्रतिरक्षा का निर्माण करती हैं भविष्य के लिए और याददाश्त कोशिकाओं के निर्माण के द्वारा। तो ये पॉइंट आप भी नोट डाउन कर लेंगे। इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी के हमने सारे फंक्शंस देखे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, अगर आपकी ह्यूमन बॉडी में अपने शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक हो जाती है, यदि हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। यानी ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर हो जाता है अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाती है। और यदि कमी हो जाए तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया का मतलब होता है इम्यूनिटी लो हो जाएगी ह्यूमन बॉडी की, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके शरीर में इम्यूनिटी लो हो जाती है तो उस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप विटामिन सी का और जिंक का यूज कर सकते हैं। जिंक एक मिनरल है और विटामिन सी एक विटामिन है, इन दोनों का उपयोग किया जाता है टू इंक्रीज इम्यूनिटी। क्लियर है? तो इस प्रकार से सारी डब्ल्यूबीसी के बारे में जो पॉइंट्स और फैक्ट और कॉन्सेप्ट थे वो हमने कवर किए। नेक्स्ट हमारी ब्लड सेल है प्लेटलेट, बिंबाणु या पट्टिकाणु बोलते हैं इसको हिंदी में। दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट। इसमें थ्रोम्बो का मतलब है क्लॉटिंग एंड साइट का मतलब होता है सेल, यानी ऐसी कोशिकाएं जो थक्का बनाने का काम करती हैं, ऐसी रक्त कोशिकाओं को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनका फॉर्मेशन भी येलो बोन मैरो में होता है, पीली अस्थि मज्जा में होता है। और इनका जो जीवन काल है वो 8 टू 10 डेज होता है, 8 से 10 दिन तक ये जीवित रहती हैं। आकार की बात करेंगे फ्रेंड्स तो इनका भी इरेगुलर शेप होता है। एंड नंबर बात करेंगे तो 1.5 लाख से 5.5 लाख तक इनकी संख्या होती है ब्लड में। इनका मेन फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य क्या है? क्लॉटिंग कराना, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है? अब देखिए इसका भी एक पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे कि जो क्लॉटिंग होता है वो होता कैसे है, इंपॉर्टेंट ये है। तो मान लीजिए ये हमारा हैंड है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चोट लगी जिससे यहाँ से ब्लीडिंग होने लगी। अब ये ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग के थ्रू या ब्लीडिंग के दौरान हमारे शरीर के ब्लड में क्या क्या निकल रहा है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, यही हमारे ब्लड में पाया जाता है, इन्हीं से मिलकर हमारा ब्लड बना हुआ है। तो ये यहाँ से सिक्रेट हो रहा है, स्राव हो रहा है इनका। अब इनमें भी प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में दो चीजें आप याद रखोगे, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन है जो यहाँ से क्या हो रहे हैं, यहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं। तो अब देखिए प्रोसेस क्या रहेगा क्लॉटिंग का। सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन होता है दोस्तों ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव यानी निष्क्रिय होता है। तो जैसे ही ब्लड निकला तो ब्लड में हमारा कैल्शियम घुला होगा, और ऐसे ही ये ब्लड और प्लाज्मा और कैल्शियम हवा के संपर्क में आता है तो एक केमिकल बना लेता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा केमिकल बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और दोस्तों ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल है ये कैल्शियम के साथ मिलकर तथा हमारे ब्लड में एक फैक्टर 9 पाया जाता है। ये फैक्टर 9 मिलके तीनों मिलके क्या करते हैं, इस प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने क्या बताया ध्यान से सुनिए, हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन है। ये प्रोथ्रोम्बिन थक्का बनाने वाली एक प्रोटीन है, यानी क्लॉटिंग करने वाला प्रोटीन है, लेकिन ये निष्क्रिय है। जब तक ये सक्रिय नहीं होगा तब तक क्लॉटिंग नहीं होगी। तो इसको सक्रिय यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल की, फैक्टर 9 की एंड कैल्शियम की। तो ये तीनों मिलके इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिए, यानी इनएक्टिव को एक्टिव कर दिए। और ये एक्टिव होके सबसे पहले क्या करेगा, ये एक्टिव होके सबसे पहले डीएक्टिवेट करेगा हेपेरिन को। और हेपेरिन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हेपेरिन हमारे शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है, क्लॉट नहीं होने देता है। चूंकि अब समय है क्लॉट कराने का,
इसलिए इसको निष्क्रिय करना पड़ेगा, इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और डीएक्टिवेट करने का कार्य कौन करता है? थ्रोम्बिन करता है। ये हुआ पहला स्टेप। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये जाएगा फाइब्रिनोजन के पास। अब दोस्तों फाइब्रिनोजन क्या है? ये एक पॉलीमर है, बहुलक होता है। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, ये भी एक प्रोटीन है जो क्लॉटिंग कराने में हेल्प करती है। बट अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। तो थ्रोम्बिन का जो नेक्स्ट काम रहेगा, वो आएगा फाइब्रिनोजन के पास और फाइब्रिनोजन को क्या कर देगा? एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। यानी इसको सक्रिय फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। फाइब्रिन का मतलब होता है धागे, या आप बोल सकते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये मोनोमर होता है, एकलक होते हैं। तो बहुलक और एकलक। तो बेसिकली फाइब्रिनोजन निष्क्रिय था, इसको थ्रोम्बिन ने सक्रिय फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है इज कन्वर्ट इनटू एक्टिव फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के द्वारा जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। सेकंड स्टेप हुआ फ्रेंड्स। थर्ड जो स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फाइब्रिन, फाइब्रिन का मतलब क्या? एक जाल टाइप का, एक रेसे टाइप का है, जिसमें थ्रेड, बहुत सारे धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, और इसमें ऐड होती हैं ब्लड सेल, रक्त कोशिकाएं। और ये जो रक्त कोशिकाएं हैं इनमें भी इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट। साथ में यहाँ पर हेल्प करेगा विटामिन के। और ये होने के बाद हो जाएगी क्या? ब्लड क्लॉटिंग। यानी ये देख लीजिए, एक जाली टाइप की है, इसमें डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी यहाँ पर, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में है तो ये क्या करेंगे? उन थ्रेड लाइक्स, उन जालों में ये क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे, जिससे जो रक्त का बहने का जो प्रवाह है वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे, और क्लॉटिंग हो जाएगी। और इसमें हेल्प करता है विटामिन के। और ये पूरी प्रोसेस होने में दोस्तों 4 से 5 मिनट का समय लगता है। अगर इससे ज्यादा समय लगता है तो समझ जाना उस व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक डिजीज है। तो ये पूरा क्लॉटिंग का जो मैंने आपको प्रोसेस बताए 3 स्टेप में पूरा होता है, और इसको बोलते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। क्लियर है? चलिए, अब प्लेटलेट की कमी हो जाए अगर किसी भी व्यक्ति के भीतर, तो उसका क्लॉटिंग होने में समस्या होगी, यानी चोट लग गई तो रक्त बहुत लंबे समय तक बहता रहेगा, जिससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। और अगर इनकी संख्या अधिक हो गई तो दोस्तों इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। अगर प्लेटलेट की संख्या थ्रोम्बस अधिक हो जाती है तो उसको थ्रोम्बस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? क्लॉटिंग इन वीन, जो हमारी सिराएं होती हैं उनमें रक्त का थक्का बन जाता है, तब भी इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये याद रखने हैं प्लेटलेट के बारे में सारे आपको पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज हुई है, उनको हम देख लेते हैं। जैसे हेपेरिन क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया, जो हिपेरिन होता है इसका फॉर्मेशन होता है लीवर में बाय बेसोफिल। देखा था ना, बेसोफिल क्या करता है? बेसोफिल हिपेरिन का निर्माण करता है, लेकिन कहाँ पर? यकृत में। तो बेसिकली निर्माण हो कहाँ रहा है? लीवर में, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है? बेसोफिल के द्वारा हो रहा है क्या ये? यह एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, यह थक्का रोधी कारक है, जो क्या करता है? नॉट अलाउ ब्लड क्लॉटिंग, जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी या एनी लिविंग बॉडी। और अगर हमारे शरीर में हेपेरिन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ हेपेरिन, तो होगा क्या? हमें डॉक्टर के द्वारा आर्टिफिशियल हेपेरिन दिया जाता है, जिसका नाम है हिरुडीन। और हिरुडीन कहाँ से प्राप्त होता है? विच इज मेड अप बाय लीच सलाइवा। जो लीच होती है, जो जोंक होती है, उसके लार से बनता है हिरुडीन। आप सुनते होंगे लीचिंग थेरेपी आज के समय में बहुत ज्यादा हो रही है, किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुहासे वगैरह होते हैं तो उसके लिए लीचिंग थेरेपी कराई जाती है। तो लीचिंग यानी जो लीच होती है उसके सलाइवा में हिरुडीन पाया जाता है। क्लियर है? तो ये हेपेरिन के बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे। बात करते हैं ब्लड बैंक की। दोस्तों ब्लड बैंक में भी बहुत लंबे समय तक रक्त लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, नहीं जमता नहीं है। तो पूछा जाता है क्यों नहीं जमता है? क्योंकि जो ब्लड बैंक होता है उनमें, जिसमें ब्लड रखा जाता है, उनमें एंटी कोएगुलेट केमिकल डाल दिए जाते हैं, थक्का रोधी रसायन डाल दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक का नाम है सोडियम ऑक्जिलेट और एक का नाम है कैल्शियम सिट्रेट। इन दोनों का यूज ब्लड बैंक में किया जाता है ताकि ब्लड ब्लड बैंक में जमने ना पाए। एक ये फैक्ट हुआ। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप। अब हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। यहाँ पे हमने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के बारे में। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो थोड़ा बहुत देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट कौन किसको डोनेट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, आरएच फैक्टर क्या होते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस केस क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पहले ब्लड ग्रुप तक इसको फिनिश करते हैं। देखिए, रक्त समूह। दोस्तों अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे, जितने भी लिविंग हैं, उन सब लिविंग का अगर हम देखेंगे तो टोटल 55 ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं। यानी पूरे 55 रक्त समूह तंत्र पाए जाते हैं सजीवों में, इस अर्थ पर। इनमें से ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको बोलते हैं एबीओ। और ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है दोस्तों, इसको 1900 में डिस्कवर्ड किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया? एबीओ, इसलिए लैंडस्टीनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है, रक्त समूह का जनक या पिता कहा जाता है। बट इन्होंने ए बी और ओ की थी, जबकि हम सब जानते हैं एक ब्लड ग्रुप और होता है ए बी।
तो दोस्तों इस एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने की? ये डस्टेलियो और स्ट्रोली ने इसकी खोज की थी। डस्टेलियो और स्ट्रोली ने डिस्कवर किया था एबी ब्लड ग्रुप को, जबकि एबीओ को खोज किया था कार्ल एंड स्टीनर ने। ये फैक्ट याद रखेंगे। अब ये ब्लड ग्रुप होता क्या है, कैसे बनता है, उसके लिए आपको दो चीजें समझनी होंगी पहले। देखिए, हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीसी और प्लाज्मा। दोस्तों आरबीसी होती है, आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है एंटीजन, और प्लाज्मा में पाया जाता है प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। ये भी दो प्रकार की होती हैं, ए और बी, और एंटीजन भी दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। बस यहाँ पर इनको कैपिटल ए बी से देखेंगे, यहाँ पर इनको स्मॉल ए बी से देखेंगे। जो एंटीजन होता है दोस्तों, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लाइकोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके ये बना होता है एंटीजन। अब देखिए, जैसा एंटीजन होगा वैसा ही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। तो रक्त समूह का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन करता है, डिटरमाइन करता है ये। यानी आपके एंटीजन आरबीसी पे अगर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, अगर दोनों ही एंटीजन है तो आपका ए बी हो जाएगा, और कोई नहीं है तो आपका ओ हो जाएगा। कहने का मतलब होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है उसका निर्धारण एंटीजन के ही द्वारा होता है। जिस टाइप का एंटीजन होगा उसी टाइप का आपका ब्लड ग्रुप होगा। साथ में एंटीजन के बारे में याद रखेंगे दोस्तों, ये फॉरेन पार्टिकल होते हैं, विदेशी कण होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल इनसाइड वाला नहीं होता है, हमारे शरीर के अंदर जो एंटीजन है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। आउटसाइड द बॉडी, अगर हमारे शरीर के बाहर से कोई एंटीजन आता है तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। यानी उसको हमारा जो ब्लड है, हमारी जो एंटीबॉडी है, वो एज अ वायरस या एज अ फॉरेन पार्टिकल देखती हैं और उसको किल करने का प्रयास करती हैं। नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है एजी यानी एंटीजन, और एबी मतलब एंटीबॉडी। एंटीजन इज टारगेटेड बाय एंटीबॉडी। एंटीजन जो होती हैं वो हमेशा एंटीबॉडी द्वारा लक्षित होती हैं, यानी जो हमारी एंटीबॉडी होती हैं वो हमेशा एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती हैं। और एंटीजन हैज ऑलवेज अपोजिट एंटीबॉडी। जो हमारी एंटीजन होती हैं उनके पास सदैव विपरीत एंटीबॉडी होती है। अगर ए एंटीजन है तो उसके पास बी एंटीबॉडी होगी, और बी एंटीजन है तो उसके पास ए एंटीबॉडी होगी। क्योंकि सेम एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं रह सकते, भी समझाऊंगा मैं आपको ऐसा क्यों होता है। आई होप ये स्लाइड में जो भी कुछ लिखा हुआ है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये हमारी आरबीसी है। आरबीसी का सिर्फ डंबलाकार होता है, तो मैंने यार, और इस साइड जो दिए हैं ये सब आरबीसी के साथ पाए जाने वाले एंटीजन एंटीबॉडी है। अब देखिए, अगर एंटीजन ए टाइप जैसे ए होता है उस टाइप का ये एंटीजन है, तो आरबीसी की सरफेस पर जो मैं व्हाइट कलर से आपको बता रहा हूँ ये एंटीजन है। तो ए एंटीजन है तो इसके लिए एंटीबॉडी कैसी है? बी। तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर है ये थोड़ा सा राउंड फॉर्म में, और ये कैसा है? ट्रायंगल फॉर्म में। तो बेसिकली क्या होगा, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को जकड़ नहीं पाएंगे, यानी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप में है, यानी यहाँ पर ये पूरी तरह से एम्बेड नहीं होगा और एक दूसरे में ऐड नहीं होंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर बी यानी थोड़ा सा सर्कुलर, यहाँ पर एंटीजन है, तो यहाँ पर एंटीजन कैसा आ गया, एंटीबॉडी कैसा आ गया है? ये आ गया है, जिसमें ये एंटीबॉडी जो है, एंटीजन इस एंटीबॉडी से क्या नहीं कर पाएगी, ये इससे संबंध नहीं बना पाएगा, रिलेशन नहीं बना पाएगा, बेसिकली अलग अलग रहेंगे दोनों। अगर किसी आरबीसी पर दोनों ही प्रकार के एंटीजन है, सर्कुलर भी और ट्रायंगुलर भी, तो दोस्तों ऐसे ब्लड ग्रुप में एंटीजन पाया ही नहीं, एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाएगा, यानी इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है। और एक ऐसा आरबीसी जिसकी सरफेस पर ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, तो उसके भीतर दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाएंगी, ए और बी। इसी प्रकार से हमारा ब्लड ग्रुप बना है। तो जिसके अंदर ए एंटीजन हुआ तो वो ए ब्लड ग्रुप हो गया, जिसके अंदर बी एंटीजन हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो गया, जिसके ऊपर ए और बी दोनों ही एंटीजन हुए तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, और जिसकी सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है दोस्तों तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया ओ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जब ऐसी एंटीजन है तो एंटीबॉडी है सर्कुलर वाला। जब सर्कुलर एंटीजन है तो एंटीबॉडी कैसा है? ये एम शेप में है। जब दोनों ही हैं तो वहां पर एंटीजन है ही नहीं, एंटीबॉडी है ही नहीं। और जब दोनों सर एंटीजन नहीं है किसी भी सरफेस पर तो वहां पर दोनों ही एंटीबॉडी दे दी गई हैं, चाहे वो सर्कुलर हो या वो एम शेप में हो। क्लियर है? अब देखिए, ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमने ए टाइप का एंटीजन ले लिया और ए ही टाइप की एंटीबॉडी ले ली, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे से ऐसे कीलॉक सिस्टम बना लेंगे, और ऐसा बन के ये पूरी तरह से एक संरचना को ब्लॉक कर देंगे, और अंदर क्या बन जाएगा? क्लॉटिंग हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, जिससे व्यक्ति की डेथ हो सकती है। अब यही सर्कुलर में देख लीजिए, मान लीजिए हमने बी एंटीजन ली और बी ही एंटीबॉडी ली, तो देखिए ये दोनों भी अपने आप में क्या बना लेंगे? कीलॉक सिस्टम बना लेंगे, और ये भी पूरी तरह से रक्त को थक्का बनाने का प्रयास कर देंगे, यानी ब्लॉक कर देंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जैसी एंटीजन होती है उसके अगेंस्ट यानी उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन सेम एंटीजन और एंटीबॉडी इज की लॉक रिलेशन। एक समान एंटीजन और एंटीबॉडी के मध्य ताला चाबी संबंध होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो आज हमने डिस्कस किया ब्लड ग्रुप तक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किस टाइप का ब्लड ग्रुप कौन किसको डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता कैसे है ना? कौन किससे रिसीव करेगा, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को आप ज्वाइन करिए, तो आपको ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।